सो गाइस वेलकम बैक टू ओन चैनल बुक्स रिव्यू। सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th आईसीएससी 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अभी करीबन आधा अक्टूबर बीत चुका है एंड काफ़ी बच्चों ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने 2-3 चैप्टर शुरू के पढ़ लिए होंगे, अपने हाफ ईयरली के एग्जाम से तैयारी कर ली होगी, पीवाईक्यूज देखे नहीं होंगे, तो उनको कुछ पता नहीं होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा। मान लीजिए आप एक ऐसे टॉपिक में समय ज़्यादा दे दें जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता, तो वो टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम देना है, जिससे आपका स्कोर एग्जामिनेशन में मैक्सिमाइज हो सके। केमिस्ट्री का सिलेबस आपका कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट स्टिल अबाउट 13 चैप्टर्स इसमें हैं। ये कौन सा सेलेना की बुक है, इसी को मैं रेफरेंस हमेशा मानता हूँ एंड आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप कौन सा सेलेना या फिर दलाल की एक बुक आती है केमिस्ट्री की, यही दोनों को फॉलो करें। अगर आपके स्कूल में चल रही होंगी तो इन्हीं दोनों में से कोई चल रही होंगी। चैप्टर 1 हमारा पीरियोडिक टेबल, देन चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टिक्योमेट्री। लेकिन ये जो शुरू के 4 चैप्टर है ये थोड़े से इनऑर्गेनिक बेस्ड है, मतलब इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल आते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में न्यूमेरिकल्स नहीं है, थोड़े बहुत हैं। मेटलर्जी में इनऑर्गेनिक पूरा पोर्शन है, स्टडी ऑफ कंपाउंड से भी आपको पूरा इनऑर्गेनिक का पोर्शन आता है। देन आपकी आती है ऑर्गेनिक। एग्जामिनेशन में ऑर्गेनिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ ये जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इन सबके क्वेश्चंस मिला के काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं एंड काफ़ी बार पूछे गए हैं। हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में ये जो आपसे शुरू का इंट्रोडक्शन है, इन सब में से तो क्वेश्चन बहुत ही कम, कभी कभी आ जाता है, वैसे आता ही नहीं है क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है पीरियोडिसिटी और ट्रेंड्स के ऊपर। जो ट्रेंड्स रहते हैं, जैसे डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है या कम होता है, शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज डेफिनेटली बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या असर आता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या असर आता है, न्यूक्लियर चार्ज पे क्या असर आता है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सब के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको एग्जामिनेशन में वो दे देगा और आपको उसको अरेंज करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए और पीरियोडिक टेबल से इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। 2010 एंड 2011 के ये दोनों क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 2010 में पूछा गया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द हैलोजन, electronegativity across the period, non-metallic character down the group, atomic number of which element is 16, to which period it belongs, the number of valence electron, is the element metal or non-metal। और 2011 में पूछा गया इसी तरीके का क्वेश्चन कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अक्रॉस अ पीरियड, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस तरीके के जो ट्रेंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को आती ही होगी कि किस तरीके से हम लोग पीरियड निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग ग्रुप नंबर निकालते हैं। एंड सिंस अब अक्टूबर खत्म होने वाला है तो काफ़ी बच्चों का प्लान रहता है कि वी विल स्टार्ट विद सैम्पल पेपर्स फ्रॉम नवंबर और दिसंबर। वी विल गिव द मंथ ऑफ नवंबर फॉर रिवीजन एंड देन वी कैन स्टार्ट द सैम्पल पेपर सॉल्विंग फ्रॉम दिसंबर एंड देन गिव द प्री बोर्ड्स ऑफ द स्कूल। और फिर से हम एक बार स्टार्ट कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट को देना, जिससे हम लोग फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहे। तो डेफिनेटली दिसंबर या नवंबर से आपको अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मार्केट में काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, बट जो गुरुकुल बाई ओसवाल के 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, काफ़ी सालों से इसी तरीके के आ रहे हैं 61 सैम्पल पेपर्स। oswal.io अगर आप लोगों को नहीं पता हो, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग अपने कस्टमाइज टेस्ट दे सकते हो, अपने आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस टेस्ट बना सकते हो, अपने हैंड रिटन आंसर्स को अपलोड कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें आपको हर चैप्टर के सैम्पल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें सभी मेजर से माइनर सब्जेक्ट्स कवर्ड है, लाइक इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स में कवर नहीं होता है, बहुत कम बुक्स हैं जिसमें ये चीज़ कवर होती हैं। इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कमर्शियल स्टडीज़, होम साइंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस, ये तो बहुत ही कम बुक में रहता है। तो इसमें आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। और जैसे केमिस्ट्री के ही हम लोग देखें तो सबसे पहले तो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने रिलीज़ करा है वही है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर साल बोर्ड अपना एक स्पेसिमेन पेपर रिलीज़ करता है, उसी हिसाब से आपका एक पेपर आता है, तो वो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2
और सैम्पल पेपर 3, 4, 5 आपको अनसॉल्व दिया है। 1 और 2 के आपको पूरे सोल्यूशन बुक में मिलेंगे, लेकिन 3, 4 एंड 5 के लिए आपको एक QR कोड मिलेगा जिसको आपको स्कैन करना है और सोल्यूशन की PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आप सोल्यूशन का एक्सेस कर सकते हैं। सभी सोल्यूशन बुक में नहीं दे सकते क्योंकि बुक वैसे ही काफ़ी बल्की है और बल्की हो जाएगी। ओवरऑल पेजेस के बारे में अगर हम बात करें इस बुक में, सो टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस बुक में 710 है। तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको अमेज़ॉन या फिर ओसवाल, गुरुकुल की खुद की वेबसाइट है गुरुकुल बाय ओसवाल की, ओसवाल पब्लिशर्स की, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डेफिनेटली आप एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करना, और इसका डिटेल्ड रिव्यू अगर आपको चाहिए हो तो डेफिनेटली कमेंट में बताना। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। सो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है। याद रखना, ट्रेंड्स अच्छे से करके जाने हैं और बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए कि आपको एलिमेंट दे दिया जाए, उसका पीरियड और ग्रुप नंबर आपको निकालना आना चाहिए। देन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ, कौन कौन से कंपाउंड इसमें आयोनिक है, कौन कौन से कोवलेंट है, ये भी आपसे बहुत बार पूछता है। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के ऊपर भी डिफरेंस वो आपसे पूछता है कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स आपको बताने हैं। जैसे CCl4 मॉलिक्यूल रहता है, ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। डेफिनेटली कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर है, सिमेट्रिकल है, तो नॉन पोलर कंपाउंड होगा। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, ज़्यादातर तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही पूछता है। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एग्जाम्स में देखा गया है कि आजकल NH4 पॉजिटिव आयन का बहुत बार ये लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछते हैं, तो ये बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके अगर सब क्लियर होंगे तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना था। सोडियम क्लोराइड कोवलेंट आयनिक या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सब बनाएगा, या फिर अमोनियम आयन कोवलेंट आयनिक या कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर पूछा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार देखे गए, सेम चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी छोड़ना नहीं। लेट्स मूव टू थर्ड चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जिसके अंदर जितनी रिएक्शन दी हैं इन सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये चैप्टर आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में काफ़ी हेल्प करेगा, एस्पेशली H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड HCl में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये चैप्टर। इसके अंदर आप नोट्स अपने अच्छे से बनाओ, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, ज़्यादातर वो रिएक्शंस ही पूछते हैं। लाइक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है किसी मेटल के साथ, लेकिन सिर्फ ऐसे 2 मेटल्स हैं जिसके साथ वो नाइट्रोजन गैस देता है इन वेरी डाइल्यूट फॉर्म। तो वो 2 मेटल्स के नाम आपसे पूछता है, तो वो 2 मेटल कौन से होते हैं? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अब आपको यहाँ पे छोटे से मेंशन्ड है, मैंने अंडरलाइन भी करा हुआ है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें आनी चाहिए। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में 3-4 बार रीड करो एंड नोट्स अच्छे से बनाओ, एंड इससे फिर क्वेश्चन आपके कभी नहीं फंसने वाले। इसमें आपका एक थर्ड C नामक यूनिट दी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। मैं बता दूं ये सिलेबस में नहीं है, आपका यहाँ पे भी मेंशन्ड है, नॉट इन सिलेबस, ओनली फॉर रेफरेंस, तो इसको ना पढ़ लेना, ये कोई काम की नहीं है, ना ही इससे आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पूरा याद करने वाला है, 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स रहते हैं, एग्जाम में आएंगे ही 2 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के साथ मिक्स होकर काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन दोनों को काफ़ी बच्चे छोड़ के जाते हैं, ये छोड़ने वाला टॉपिक है ही नहीं। इससे क्वेश्चन आ जाएगा और आपको लगेगा कि एसिड बेसिस इन सॉल्ट या फिर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का आया है, ऐसा नहीं है, वो इसी का रहता है। देन आता है मोल कॉन्सेप्ट। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? एग्जाम्पल्स जितने बुक में दी है इसको अच्छे से कर लो, और एक्सरसाइज अगर कर सकते हो तो कर लो अगर टाइम है, नहीं तो एग्जाम्पल्स भी इनफ है। एग्जाम्पल्स में ही जो कॉन्सेप्ट कवर्ड है वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा इसमें। परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको ये टेबल बना के करना होता है, ये जो टेबल है, तो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना, जिससे कि टेबल आ भी जाए तो आप लोग कर लो, छूटे ना ये। इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्पेशली जो आपको इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है कैथोड और एनोड पे, उन दोनों के जो रिएक्शंस होते हैं वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बाद
यहाँ पे आपका स्टार्ट करा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन वाटर, यानी NaCl का जो सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन वाटर कहते हैं। ये सब आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, तो रिकमेंडेड यही है कि जितने इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इन चारों एग्जाम्पल्स को आप करके जाओ, जो इसमें दिया है अच्छे से याद करके जाना, एंड इसमें फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसने वाला। एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, रिफाइनिंग के ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आपको जैसे ये डायग्राम बना हुआ है बुक में, ये वाला इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर, ये डायरेक्ट एग्जाम में दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि स्पून को कैथोड पे लगाएंगे, एनोड पे लगाएंगे। तो बेसिक सी चीज़ें आपकी जो बुक में दिया है वही पूछी जाती हैं, बुक के बाहर कुछ नहीं आता है। जो बुक में दिया है आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। देन हमारा 7th चैप्टर है मेटलर्जी। मेटलर्जी में जो आपको यहाँ पे ओड्स दिए हुए हैं, ओड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ओड्स ऑफ आयरन एंड ओड्स ऑफ जिंक, इसके फॉर्मूला और केमिकल नेम अच्छे से करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये जो पूरी यूनिट है पार्ट 1 ऑफ मेटलर्जी, इसको मत करो, बस इतना हिस्सा कर लो इसका, कॉमन ओड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, इससे ही आपका काम बन जाएगा। इसी के ऊपर ही क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी पे ही आएगा, नहीं तो नहीं आता। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, हॉल हेलोइड्स प्रोसेस होता है एक, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना, इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि विच इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वी विल यूज, विच इलेक्ट्रोलाइट विल बी यूज, वोल्टेज व्हाट वुड बी देयर, कैथोड और एनोड, कैरोलाइट का फंक्शन क्या होता है, फ्लोरोस्पर और कैरोलाइट क्यों डाला जाता है, पाउडर्ड कोक का क्या फंक्शन होता है, बहुत बार पूछा जाता है। डेफिनेटली अगर क्वेश्चन मेटलर्जी से आ रहा है तो इन्हीं से आएगा, कैरोलाइट, फ्लोरोस्पर, पाउडर्ड कोक, इसका क्या यूज है, यही एग्जाम में पूछा जा रहा है ज़्यादातर। इसके बाद आता है एलॉयज। एलॉयज में ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस ये याद रखो, जो टेबल गिवन है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर एंड लेड के, इन सब के एलॉयज याद रखो, दैट्स इट, वही इनफ रहेगा। इसके बाद आता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस चैप्टर में मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है 10 मिनट्स में, जिसमें मैंने HCl, निट्रिक एसिड, अमोनिया को कवर करा हुआ है, उसको एक बार वॉच करना, उसके अंदर जो नोट्स दिए उसको अच्छे से बना लेना, ना आई थिंक दैट इज़ इनफ। पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने उसका 10 मिनट्स में एक वन शॉट कवर करा हुआ है। लग रहा होगा 10 मिनट्स में कैसे चैप्टर कवर कर लिया, बट बिलीव मी दैट चैप्टर इज कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स एंड कम्प्लीटली, कोई भी टॉपिक उसमें छोड़ा हुआ नहीं है। जो भी एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सब उसमें कवर्ड है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी भी, एक बार चेकआउट ज़रूर करना। तो जितने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के चैप्टर हैं उन सब का मैंने 10 मिनट्स वन शॉट बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा अच्छे से वन शॉट है, नोट्स के साथ है, तो डेफिनेटली उसको एक बार एक्सेस करना और नोट्स साथ साथ बना लेना उसी के। निट्रिक एसिड का भी बनाया हुआ है, अमोनिया का भी बनाया हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये पूरी केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहली बार पढ़ते हो, 11th में आके ये और डिटेल्ड मैनर में आएगी, अभी तो काफ़ी बेसिक है, यही आपको बेसिक नहीं लग रही होगी, लेकिन 11th में जब आओगे तो बड़ी बेसिक लगेगी ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर सबसे पहले तो दिया है, जिसका कोई काम नहीं है, मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है यूनिक नेचर के ऊपर, आपको डिफाइन करने को कहता है टेट्रावैलेंसी और कैटनेशन की प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग को कैटनेशन कहते हैं, ये बहुत बार पूछता है, तो इन सबको अच्छे से करके जाना। एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन से सब आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ज़्यादातर पूछता है। देन नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर से 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है, एक इस तरीके का आपको मिलेगा कि 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 3 कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करना होगा, तो ये तो रूल्स है, सब आपको सीखने पड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप के साथ नोमेनक्लेचर करना, एक लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। देन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में वो पूछता है कि कौन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। स्ट्रक्चरल मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, करके जाना, जो बुक में दिया है बस वही फॉलो करो। हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, बेसिक रिएक्शंस कंप्लीट करके जाना जितनी गिवन है, और वही इनफ रहेगा। एल्केन्स का नोमेनक्लेचर आना चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, जितनी रिएक्शंस हैं वो सब आनी चाहिए। एल्केन्स में भी रिएक्शंस आनी चाहिए, एल्काइंस में भी रिएक्शंस आनी चाहिए। रिएक्शंस को सबसे पहले कवर करना, रिएक्शंस काफ़ी आसान भी होती है। अल्कोहल्स में भी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए,
एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गया। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर एक अलग से वीडियो डला है, उसको देखना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। डेफिनेटली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काम के नहीं हैं, लेकिन जो जो काम के पॉइंट्स हैं उसका एक अलग वीडियो बना हुआ है पहले ही चैनल पे, तो उसको एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जो ओसवाल बाय गुरुकुल के 61 सैम्पल पेपर्स है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डेफिनेटली दे वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ICSE 2025 एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।